हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम इफेक्टिव मास पढ़ रहे थे। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला हमने निकाल दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे एक दो टाइप के, और कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जैसे उसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभावित द्रव्यमान होता है वो वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस टाइप से भी हमने निकाला था। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, शीत कीजिए की फॉर्म में भी आ सकता है कि 3D क्रिस्टल होता है। तो और 3D क्रिस्टल के लिए जो जालक में प्रभावित द्रव्यमान होता है, जो इफेक्टिव मास होता है, वो क्या होता है आपका, ये होता है। तो ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि 1/m स्टार इज इक्वल टू 1/h कट स्क्वायर डेल के और डॉट ई। तो इस टाइप से अपन को इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये सॉल्व कैसे होगा, क्या निकालना है आपको, इफेक्टिव मास निकालना है। तो कहाँ से स्टार्ट करें अपन, तो स्टार्ट करना है आपको सबसे पहले क्या काम में लेना है, यहाँ पे काम में लेना है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। क्या काम में लेना है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। और वो वेग आप जानते हो क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/h कट स्क्वायर डी ई अपॉन में डी के होता है। यही होता है आपके पास, v इज इक्वल टू 1/h कट स्क्वायर और डी ई अपॉन में डी के। सॉरी, ये h कट स्क्वायर थोड़ी होता है, h कट होता है। क्या होता है आपका, h कट होता है, यहाँ h कट होता है यहाँ। ये क्या होता है आपका, v इज इक्वल टू 1/h कट डी ई अपॉन में डी के। अब मैं क्या करूँ, इसका t के रेस्पेक्ट में क्या कर दूँ, अवकलन कर दूँ। तो ये क्या आ जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या जो मैंने ये लिखा है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू 1/h कट डेल के और e। बताओ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हो। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कोई भी समीकरण नंबर 1। अब इसको क्या करूँ मैं, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी के का मैंने क्या लिख दिया, डेल के लिख दिया। एक तरह से डेल ऑपरेटर ही कहलाता है, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे तो, क्योंकि यहाँ पे केवल के की बात करें तो के में अब हो सकता है वो 3D की बात कर रहा है, तो तीनों आ गए अपने। तो ये क्या हो गया, टी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो ये क्या होगा, डी वी बाई डी टी। क्या होगा आपके पास, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/h कट, ये 1/h कट और डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा आपके पास डी ई बाई डी के। बताओ यही होगा। क्या किया, इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन किया। अब यहाँ पे मैं अवकलन इस टर्म का कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/h कट, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि डी के और डी ई अपॉन में डी टी लिख सकता हूँ ऐसे। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप क्या जानते हो, आपने एक रिलेशन पढ़ा है, डी ई अपॉन डी टी की वैल्यू पढ़ी है अभी। इसके पीछे पहले जो डेरिवेशन क्या इफेक्टिव मास का, उसमें आया था कि ऊर्जा अवशोषण की दर किसके बराबर होती है, एफ और वी के बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ऊर्जा अवशोषण की दर है वो क्या हो, डी ई अपॉन में डी टी तो है। अतः ऊर्जा अवशोषण की दर डी ई अपॉन में डी टी क्या होती है आपके पास, एफ वी के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। यदि मैं ये वाली वैल्यू कहाँ रख देता हूँ, समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1/h कट डी अपॉन में डी के, और ये क्या हो जाएगा आपका, एफ वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ वी, समीकरण नंबर 3। देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या आया आपके पास, ये वाली टर्म आ गई, यानी ये क्या आ गया आपके पास। अब देखो ये एफ तो क्या है, एफ तो क्या है आपका, एक तरह से फोर्स है। तो ये तो क्या मैं बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि फोर्स के पर तो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वेलोसिटी जरूर के पर डिपेंड करेगी, फोर्स तो नहीं करेगा। तो वेलोसिटी कैसे करेगी, क्योंकि के क्या बता रहा है यहाँ पे, संचरण की दिशा बता रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी भी क्या बताएगा, वही सेम जो वेलोसिटी होगी तभी तो के होगा अपना। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एफ बाई एच कट डी बाई डी के, और ये क्या आ गया आपका v। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ बाई एच कट और डेल के और v। बताओ लिख सकता हूँ। समीकरण नंबर दे दो इसको 4। अब मैं क्या करूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ, न्यूटन का सेकंड नियम देखता हूँ। यहाँ पे देखो डी वी अपन में डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बाई एच कट डेल के, और ये आ गया। अब मैं क्या करूँ बताओ, यहाँ पे किसी की आप वैल्यू रख सकते हो क्या। अब यहाँ पे देखो एक टर्म और रख सकते हो आप, ये v का मान है, इस v का मान यहाँ पे रख सकते हो। यानी समीकरण 4 से समीकरण 1 का मान 4 में रखने पर, यानी v का मान रख दो यहाँ, v का मान 4 में रखने पर, तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एफ बाई एच कट और डेल के डॉट भी है, तो देखो डेल के डॉट, तो ये एक डेल के तो ऐसे का ऐसे रख दिया। ये क्या आ गया आपका 1 बाई एच कट, तो 1 बाई एच कट, और ये क्या था डेल के ई, तो ये क्या था डेल के ई। तो देखो ये क्या आएगा डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ बाई एच कट स्क्वायर और डेल के और ई। बताओ आपका आंसर आ गया क्या? नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्योंकि ये तो आपका क्या आया डी वी बाई डी टी आया, क्या आया केवल डी वी बाई डी टी। अपने पास क्या आना चाहिए 1 अपॉन एम स्टार आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा? तो इसको मैं कंपेयर करवाऊंगा वास्तविक द्रव्यमान वाले से, यानी न्यूटन के सेकेंड नियम से, न्यूटन के सेकेंड नियम से। तो वो क्या आएगा आपका F इज इक्वल टू एम ए आएगा। देखो यहाँ पे F आ रहा है, इसका मतलब F हटाना है आपको यहाँ से, तो F इज इक्वल टू ए में करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ F बाई एम डी वी अपॉन में डी टी लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 6। देखो डी वी बाई डी टी इधर भी है, समीकरण 5 में भी डी वी बाई डी टी है, तो इसका कंपेयर किससे होगा आपका? तो ये तो मैंने किस फॉर्म में लिखा, नॉर्मल फॉर्म में लिखा, इसी को मैं यदि प्रभावी द्रव्यमान के रूप में लिखूंगा, इसको मैं क्या करूँ यदि प्रभावी द्रव्यमान के रूप में लिखूंगा तो वो क्या आएगा आपका प्रभावी द्रव्यमान में आ जाएगा क्या एफ बाय एम स्टार इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी। और समीकरण नंबर दे देता हूँ 6, और 5 और 6 को क्या करवाता हूँ कंपेयर करवाता हूँ, 5 और 6 को कंपेयर तुलना करने से तो ये क्या आ जाएगा देखो डी वी बाई डी टी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका एफ बाय एम स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाय एच कट स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डेल के और ई। क्या हो जाएगा आपका डेल के और ई। तो एफ से एफ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये क्या रहेगा एफ स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन एच कट स्क्वायर डेल के और ई। तो यही आपको प्रूफ करना था, यही क्या आ गया आपका पास 3D के लिए आ गया, तो इसको लिख दीजिए। समझ में आ गया होगा? वापस समझाना है, देख लो एक बार वापस देख लो क्या किया मैंने। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जानती हो V इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एच कट डी बाई डी के होता है। इसको मैंने क्या किया डी बाई डी के को डेल ऑपरेटर की टर्म में लिख सकता हूँ, तो इस टाइप में लिखोगे। अब मैंने क्या किया यही जो टर्म थी इसका टी के सापेक्ष क्या कर दिया अवकलन कर दिया, तो डी वी बाई डी टी 1 अपॉन एच ऐसे का ऐसे, इसका क्या कर दिया अवकलन, तो ये टर्म ऐसे कैसे इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं। तो क्या किया डी के इधर आ गया डी टी अंदर आ गया, तो ये आ गया डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एच कट डी बाई डी के डी ई अपॉन में डी टी बन गया। अब ऊर्जा अवशोषण की दर क्या कहती है कि डी ई अपॉन में डी टी होता है, वो किसके बराबर होता है एफ डॉट वी के। तो ये मैंने क्या किया डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एच कट ऐसे का ऐसे लिख दिया, डी बाई डी के ऐसे का ऐसे, और एफ वी क्या था ऐसे का ऐसे। तो डी वी अपॉन में डी टी हो गया आपके पास, तो एफ बाई एच कट क्या लिख दिया, एफ को मैं बाहर ले लिया क्योंकि एफ तरह आपका क्या होगा एक तरह से कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप डेरिवेटिव किसका हो रहा है के का हो रहा है, तो के वी पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या आ गया एफ बार आ गया, तो डी बाई डी के और वी। ठीक है, अब ये क्या कह सकते हैं अपन की डी वी अपॉन डी टी एफ बाई एच हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल के डॉट वी। वी का मान अपने पास यहाँ से है, कहाँ से समीकरण नंबर 1 से, तो वी का मान मैंने समीकरण 1 से रख दिया एफ बाई एच के, ये टर्म तो ऐसे की ऐसे रखी, ये ऐसे का ऐसे रख दिया, यहाँ वी का मान रख दिया ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो एच कट स्क्वायर बन गया, एच कट स्क्वायर एफ बार आ गया, डेल के ई आ गया। अब इसको देखो ये वाला आंसर आया नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आंसर आ गया, आंसर नहीं है, यहाँ एफ नहीं आ रहा है, एक तो एफ नहीं आ रहा, इसके इक्वल में क्या आ रहा है डी वी बाई डी टी, इसके इक्वल में क्या आ रहा है 1 अपॉन एम स्टार। तो इसको क्या करेंगे न्यूटन का सेकंड नियम लगा के उसको प्रभावी द्रव्यमान में लिखेंगे, तो आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी, और फिर क्या करूँगा इसको और इसको कंपेयर करवाऊंगा, तब आपका जो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे ही। फिर अपन को इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म भी लिखते हैं, वो भी लिखाऊंगा, पहले इसको लिख दीजिए फिर अपन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे इसे।
लिख दिया, चले आगे। अब अपन को क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं देखो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको। ये क्या होगा, अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है अपन को, 1/m स्टार, ठीक है। इधर क्या आ रहा है अपना 1/h कट स्क्वायर, ठीक है। ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये इस टर्म को मैं मैट्रिक्स में लिखता हूँ, तो एक तो यहाँ पे क्या डबल डेरिवेटिव है, तो आप जानते हो कि जो e के साथ डेरिवेटिव आएगा वो कौन सा आएगा, डबल आएगा, ये चीज़ तो फिक्स है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा d² e/में डेल kx²। इधर क्या लिखूंगा, डेल स्क्वायर ई, अब यहाँ पे क्या आएगा डेल kx और डेल ky। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा डेल स्क्वायर ई, डेल kx और डेल kz आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल ky²। इसी प्रकार क्या आ जाएगी डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल kz², ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल kx, क्या आएगा आपका ky और क्या आ जाएगा आपका डेल kx। यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल ky और डेल kz। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका डेल स्क्वायर ई और ये आ जाएगा डेल kz डेल kx। यहाँ क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल k क्या हो जाएगा z और डेल ky। तो ये इसकी क्या होगी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। तो इससे भी आप नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है इससे भी न्यूमेरिकल बैठ जाए, कई बार कुछ भी दे दे और वो पूछ ले कि 1/* मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालिए, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये जो टर्म है इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। लिख लीजिए इसे भी। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है कि कोई क्रिस्टल में क्या दे रखा है आपको, एक ऐसा रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है α1 kx², α2 ky² और α3 kz² दे रखा है। और वो कह रहा है कि प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या करो, प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या देखो इसका प्रभावी द्रव्यमान आप फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हो क्या, जैसे h² अपन में d2e/dk² लिख सकते हो क्या, उससे आपका लिख तो सकते हो। क्या करोगे तो सबसे पहले आप उसमें क्या करोगे d2e/dk निकालोगे। अब देखो यहाँ पे k की 3 टर्म है, तो क्या तीनों बार अलग अलग निकालेंगे तो वो ज़्यादा लेंथी होगा, सॉल्व होगा आखिर पर लेंथी होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये वाली मैट्रिक्स काम में लेंगे। क्या करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स काम में लेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म में क्या निकालता हूँ डेल ई अपॉन में डेल के एक्स, यहाँ से क्या निकालता हूँ डेल ई अपॉन में डेल के एक्स। तो ये क्या आएगा आपका, देखो जब डेल के एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है एक बार, तो ये आ जाएगा 2α1
के एक्स आएगा, यही आएगा आपके पास। यदि मैं इसका दूसरी बार अवकलन करूँ तो ये क्या आ जाएगा, डेल ई अपॉन में डेल के एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो के एक्स का यहाँ से हट जाएगा तो ये केवल क्या आएगा आपका 2α1 आएगा। क्या आएगा 2α1, ये वाली टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म में क्या निकालता हूँ, दूसरी टर्म ऐसे ही मैं निकालता हूँ डेल ई अपॉन में डेल के वाई। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2α2 और के वाई। इसी प्रकार इसका दूसरी टर्म निकालता हूँ डेल ई अपॉन में डेल के वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2α2, यही आएगा। ऐसे ही क्या आएगा डेल ई अपॉन में डेल के जेड। तो ये आ जाएगा आपका 2α3 के जेड। और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2α3। देखो यहाँ तक ये तीन टर्म आ गई आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों टर्म मैंने निकाल दी। अब मैं इन टर्म की ट्राई करता हूँ। देखो ये टर्म क्या है आपकी, डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल के एक्स और डेल के वाई। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल अपॉन में डेल के एक्स, और इसको ऐसे लिखूंगा डेल ई अपॉन में डेल के वाई, ऐसे लिखूंगा। तो देखो ये क्या आएगी डेल अपॉन डेल के एक्स, तो डेल अपॉन डेल के एक्स, और ये टर्म क्या है डेल ई अपॉन डेल के वाई, कितना है 2α2 के वाई, कितना है 2α2 के वाई। तो ये कितना हो जाएगा, देखो के एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन है, यहाँ के एक्स वाली टर्म है क्या, नहीं है, मतलब इसका अवकलन तो कितना 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरह से 0। तो इस तरीके से देखो ये वाली टर्म 0 हो गई, और एक आधी टर्म निकाल लो। वैसे ये जो टर्म आ रही है वो कैसे आएगी, क्योंकि देखो डेल ई अपन में डेल के वाई किसका, वाई का फंक्शन होगा, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन 0। डेल ई अपन में डेल के जेड, जेड का फंक्शन होगा, जेड का अवकलन यदि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 0। तो ये वाली टर्म 0 थी। तो यदि आपको एक टर्म और निकाल लेता हूँ, ये निकाल के बता दूँ मैं, डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल के जेड और डेल के वाई। यदि इस टर्म को निकालता हूँ तो ये क्या आएगा, देखो तो ये आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन में डेल के जेड, और ये क्या आ जाएगा डेल ई अपॉन में डेल के वाई। तो ये क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल के जेड, डेल अपॉन डेल के जेड, और डेल ई अपॉन में डेल के वाई। डेल ई अपॉन में डेल के वाई कितना है आपका 2α2 का है, कितना डेल ई अपॉन में डेल के वाई 2α2 के वाई। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या आ गई आपकी 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सब टर्म क्या आ रही है 0, तो क्या मैं इसमें वैल्यू रख सकता हूँ। तो ये तो क्या आई, ये सब टर्म 0, और ये तीन वैल्यू क्या आई आपकी, क्या आई एच कट स्क्वायर में, यानी ये सॉरी 2α1 में। तो ये देखो मैं यहाँ पे यदि वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या आएगा 1/m स्टार इज इक्वल टू 1/h कट स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना 2α1 0 0 0 2α2 0 0 0 2α3। अब इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो ये क्या आएगा 1/h कट स्क्वायर। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो सॉल्व आउट कैसे करोगे, वही मैट्रिक्स जैसे करते हो आप, 2α1 आ गया, ये क्या आ गया 4α2 और α3, 4α2 और α3 माइनस का 0 और प्लस का 0, ये सब हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1/h कट स्क्वायर, 4 और 2 8, α1 α2 और α3, यानी इसका इफेक्टिव मास देखो कितना इजीली निकल गया यहाँ से 1/h कट स्क्वायर एट α1 α2 और α3। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसका इफेक्टिव मास आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाने, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस सारणिक का भी प्रयोग, मैट्रिक्स का भी प्रयोग कर सकते हो। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। लिख दीजिए जल्दी।
देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा संबंध दे रखा है। ऊर्जा संबंध कितना है आपका, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस का 2a कॉस के ए दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात करो एवं बैंड चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये वाली चीज़ पूछ रहा है जिसमें किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा संबंध दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात करना है और बैंड चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं बताओ, इसको अपन कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कर सकते हो क्या इसको, बताओ कर सकते हो या नहीं। क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। तो फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डी टू ई अपॉन में डी के स्क्वायर, ठीक है। अपन को क्या दे रखा है, ई दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ई डैश, यहाँ दोनों ई है इसलिए मैंने सेम नहीं किया, बट ये आपका ई किस टाइप से होगा, कांस्टेंट के रूप में काम कर रहा है और ये आपका टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जब आप क्या निकालोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, ई डैश है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ई डैश। तो डी ई डैश अपॉन में डी के निकालोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ, ई डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, ई माइनस का 2a कॉस के ए आएगा। तो इसका अवकलन होगा तो क्या होगा, देखो इसका अवकलन तो के रेस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ई क्या है, कोई की टर्म है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, -2a आ गया और ये a आगे आ जाएगा और कॉस के ए का अवकलन क्या होगा बताओ, साइन के ए। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन के ए होगा और a आगे आ गया। तो ये टोटल क्या बचा आपका, -2a। अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो के के साथ वाली टर्म आगे आएगी तो क्या हो गया, के ए आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डी ई डैश अपॉन में डी के हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट निकालना है आपको डी टू ई डैश अपॉन में डी के स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, वापस इसका अवकलन करो तो डी बाई डी के और ये हो जाएगा 2a साइन के ए। तो ये आप क्या आ जाएगा, डी बाई डी के, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो 2 तो पहले से ही था, a स्क्वायर और अब क्या आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस के ए। यानी आपका जो d2 ये आएगा, ये वाली टर्म क्या आएगी, d2 ई डैश अपॉन में डी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 2। ये आएगी वैल्यू। अब इफेक्टिव मास निकालना है तो एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर और नीचे वाली टर्म क्या आ गई आपकी, 2a स्क्वायर a कॉस के। तो ये आपका क्या हो गया, इफेक्टिव मास हो गया। अब उसमें क्या पूछा है कि बैंड चौड़ाई ज्ञात करो। अब ये बैंड चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो बताओ बैंड चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ बैंड चौड़ाई कैसे ज्ञात करें। तो बैंड चौड़ाई ऐसे ज्ञात करते हैं, आप जानते हो यहाँ पे क्या टर्म दे रखी है, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस का 2a कॉस के। अब आप जानते हो कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफरेंट रहती है, -1 से +1 तक। क्या तक, कहाँ तक, यानी बैंड चौड़ाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बैंड चौड़ाई निकालने के लिए मुझे पता है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करनी है, -1 से +1 तक। तो एक बार मैं मिनिमम के लिए निकालूँ, एक बार मैक्सिमम के लिए निकालूँ। तो देखो एक बार क्या निकालूँ मैं, मैक्सिमम के लिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब क्या हो, +1 हो, तो +1 के लिए क्या आ जाएगा, देखो ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस का 2a और इसकी कॉस के ए की वैल्यू कितनी मान ली, +1। तो ये क्या आ गया, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस का 2a आ गया, समीकरण नंबर 1। फिर क्या करूँ, जब मिनिमम के लिए मान लो तो ये क्या आ जाएगा आपका, मिनिमम के लिए तो ये आ जाएगा आपका ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस का 2a और मिनिमम वैल्यू कितनी, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ई डैश इज इक्वल टू ई प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्या निकालना है आपको, बैंड चौड़ाई निकालनी है, बैंड चौड़ाई निकालनी है। तो किस में से क्या लेस करूँ बताओ, किस में से क्या लेस करूँ कि आपका आंसर आ जाए। तो e + 2a माइनस का ये वाला कर दो, यानी इसको मैं दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँ, 2 डैश माइनस का e1 डैश। तो ये क्या आ जाएगा आपका, e + का 2a माइनस का e और माइनस का 2a। अब ये 2a पहले से ही था, तो e + का 2a माइनस का e + का 2a
ई से कैंसिल आउट, तो जो आपकी बैंड चौड़ाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपकी 4a, कितनी आ जाएगी 4a। तो इस तरीके से भी आपका कोई क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो। यदि वो बैंड चौड़ाई पूछ ले तो यहाँ पे चाहे साइन की वैल्यू हो चाहे कॉस की वैल्यू हो, कोई से भी आप निकाल सकते हो। क्या रखना है, मिनिमम वैल्यू रख लेना, मैक्सिमम वैल्यू रख देना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आए वो निकाल देना, वही आपकी क्या आ जाएगी, बैंड चौड़ाई आ जाएगी। इसमें आप यदि ये उल्टा कर देते कि ये E1 डैश माइनस E2 डैश करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, -4a आ जाता। और आप जानते हो कभी भी चौड़ाई माइनस में नहीं होती तो वो आखिर में क्या गिने जाती, प्लस ही गिने जाती, तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो लिखिए इसको। आज अपन इस इफेक्टिव मास को पूरा ही करेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है कि ए माइनस 2b दे रखा है अपन को cos के x, इसके इक्वल में क्या दे रखा है आपको e है। ठीक है, यानी कोई ऊर्जा का रिलेशन दे रखा है, उसमें बोला है कि ये एक रिलेशन है E a माइनस 2b, और ए और b क्या है आपका कांस्टेंट है, kx ky kz क्या है आपके स्मॉल पैरामीटर है। तो इसमें क्या निकालना है, एक तो प्रभावी द्रव्यमान निकालना है और इसकी क्या निकालनी है आपको, बैंड चौड़ाई निकालनी है। तो निकाल लो, एक बार ट्राई कीजिए। लिख दिया, हटाओ इसे। अब जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है इसको करने की ट्राई करो एक बार, कि ए माइनस का 2b cos के x और ये दे रखा है, और पूछ कर यह इसमें कि प्रभावी द्रव्यमान और बैंड चौड़ाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रभावी द्रव्यमान एवं बैंड चौड़ाई ज्ञात करो।
कर सकते हो इसे। कैसे, देखो फर्स्ट को सॉल्व क्या है इसका ई क्या दे रखा है अपन को, ई दे रखा है ई ए माइनस का 2b कॉस के एक्स ए प्लस कॉस के वाई बी प्लस कॉस के जेड सी। अब क्या करोगे, कैसे इसको वो बताओ मुझे तो, कि इसका प्रभावी द्रव्यमान कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको क्या करना है, कॉस आ जाए साइन आ जाए तो कैसा करना है कि इसको कुछ सॉल्यूशन करते हैं, ई ए माइनस 2b। अब इसमें देखो आपके पास ऐसी कोई टर्म आ जाए कॉस के एक्स साइन के एक्स, तो इस टर्म को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, 1 माइनस का के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। यदि आप इसको सीरीज से ओपन करते हैं, कॉस साइन की जो सीरीज होती है उससे ओपन करते हो तो ये वाली टर्म आएगी, आगे की टर्म क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। क्यों एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को बोला गया है कि के एक्स के वाई के जेड क्या है, यहाँ पे स्मॉल से है तो इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस 1 माइनस के जेड स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये वाली टर्म आएगी आपके पास। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ई ए माइनस का 2b, ये कितना हो जाएगा 1 1 1 यानी 3 माइनस का, यदि मैं ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी। बताओ ये टर्म आएगी क्या, तो ये आपका क्या आ जाएगा b। यदि मैं ये 2b अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू ई ए माइनस का 6b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b ए स्क्वायर अपॉन में 2 और के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का के जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मैं नंबर दे देता हूँ 1। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, के एक्स के वाई और के जेड आ गया, यानी इस फॉर्म में आ गया। क्या मैं इसको ये क्या के एक्स के वाई के जेड इसको मैं के स्क्वायर के बराबर मान सकता हूँ क्या, आपके बिल्कुल मान सकता हूँ। के वेक्टर मानू क्या होता है, के एक्स आई कैप के वाई जे कैप प्लस का के जेड के कैप, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, यही तो होगा आपका के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का के जेड स्क्वायर, यही होगा। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू ई ए माइनस का 6b और ये क्या हो जाएगा प्लस का बी ए स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2, ये सॉरी 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 तो आपका कट जाएगा, तो क्या आएगा, केवल ये वाली टर्म आएगी। तो ये इस टर्म से अब आप क्या निकाल सकते हो, देखो इसको मैंने पहले वाली टर्म जैसा बना दिया। अब आप क्या निकाल सकते हो, इसका प्रभावी द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो निकाल सकते हो प्रभावी द्रव्यमान, कैसे निकलेगा बताओ, तो कैसे निकलेगा, वही प्रभावी द्रव्यमान। प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा आपका, m स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर d2e अपॉन में डी के स्क्वायर, यही होगा आपका। जब इसको निकालोगे तो देखो एच कट स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मैं क्या करूँ, डी ई अपॉन में डी के निकाल दूँ, डी ई अपॉन में डी के निकालूँ तो क्या होगा ई ए, तो ये हो जाएगा आपका ई ए माइनस का, देखो सीधा सा अवकलन करो या पूरी टर्म रखो, बताओ डायरेक्ट भी कर सकते हो, डी बाय डी के टर्म रखूँगा तो क्या आएगा ई ए माइनस का 6b और प्लस का बी ए स्क्वायर के स्क्वायर। देखो अवकलन करोगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये तीनों तो कांस्टेंट की टर्म है तो तीनों जीरो, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा 2b ए स्क्वायर और के, ये क्या बचेगा आपका डी ई अपॉन में डी के। ऐसे क्या निकालोगे आप, डी टू ई अपॉन में डी के इसको निकालोगे तो ये क्या आएगा 2b और ए स्क्वायर, यानी इसका जो इफेक्टिव मास आएगा वो क्या आएगा, इफेक्टिव मास आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन में 2b ए स्क्वायर, ये आएगा। यदि इसकी वेलोसिटी पूछता तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू 1 बाई एच कट डी ई बाई डी के, तो वेलोसिटी आपकी क्या आती 1 बाई एच कट, तो ये 1 बाई एच कट आता, फिर क्या आता डी ई बाई डी के, डी ई बाई डी के क्या है आपका 2b ए स्क्वायर के, तो ये क्या आ जाएगा आपकी इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब अपन को क्या निकालना है, देखो प्रभावी द्रव्यमान निकाल दिया और अब अपन को निकालना बैंड चौड़ाई। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे इस टर्म से ये एक्सप्लेन हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन इस टाइप से आएगा, एक नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, फिर इसको तो सॉल्व करना आपको आता ही है तो आप कर सकते हो। लिखिए फास्ट, फिर अपन इसकी बैंड चौड़ाई निकालते हैं।
सही लग रहा है? न्यूमेरिकल तो सही समझ में आ रहा है? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपके पास न्यूमेरिकल यदि आता है इस चैप्टर से तो इफेक्टिव मास सही आने की संभावना रहती है। या तो देखो ब्लॉस थ्योरम आ जाए, या क्रॉनिक-पेनी मॉडल आ जाए, या फिर इसमें से न्यूमेरिकल आ जाए, या इफेक्टिव मास पूछ ले। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कोशिश यही रहती है कि कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है इफेक्टिव मास से रिलेटेड। अब देखो इसकी बेंच चौड़ाई की बात करो तो बेंच चौड़ाई कैसे निकालते हैं, ये वाला लिख दिया होगा आपने। देखो इसकी बेंच चौड़ाई कैसे निकालते हैं। बेंच चौड़ाई की बात करते हैं। बेंच चौड़ाई में जानते हो कॉस की वैल्यू मिनिमम -1, मैक्सिमम +1। सबसे पहले क्या करें, मैक्सिमम के लिए कर दें। तो मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा आपका E1 इज इक्वल टू EA माइनस का A माइनस का 2B 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 तीनों 1 1 और 1 तीनों की 1 1 मैक्सिमम। तो ये क्या आ जाएगा EA माइनस A 3 दूनी 6 माइनस का 6B, ये क्या आ जाएगा आपका E1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम के लिए निकालेंगे तो मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू EA माइनस A माइनस का 2B -1 -1 और -1, यही होगा आपके पास मिनिमम वैल्यू -1 -1 तो क्या हो जाएगा -3। तो E2 इज इक्वल टू EA माइनस A माइनस का 6B और ये क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये कट जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, E2 माइनस E1 करोगे तो इसको मैं कर दिया समीकरण 2। तो जो डेल E आएगा वो क्या आएगा आपका बेंच चौड़ाई निकालनी है, तो E2 माइनस का E1, तो E2 क्या है EA माइनस A प्लस का 6B, ये बीच का माइनस आ गया, EA निशान चेंज हो जाएगा +A और प्लस का 6B, यही होगा आपके पास, ये निशान चेंज हो जाएगा। तो देखो इसमें जो जो टर्म कट रही है वो हटा दो यहाँ से, क्या क्या कट गया A से E A से A, तो क्या बचा आपके पास कि डेल E इज इक्वल टू कितना आया 12B, कितना आया 12B, तो ये आपका क्या हो गया 12B। इसको भी लिख दीजिए। तो अब आपको बेंच चौड़ाई निकालना आ गया होगा, इफेक्टिव मास निकालना आ गया होगा, वेलोसिटी निकालनी आ गई होगी, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए आपको। जो जो एग्जाम में आ रखे थे वो भी इसमें ही है, जो जो एग्जाम में आ रखे हैं वो ही करवाए मैंने। ठीक है, तो आज के लिए अपन इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो आपका जो यहाँ पे इफेक्टिव मास होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। इफेक्टिव मास के साथ आपका जो ये चैप्टर है इसमें अब शायद एक आधा टॉपिक और बचा है ब्रिलियन जॉन से रिलेटेड, फिर आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। यूनिट नहीं एंड होगी, चैप्टर एंड होगा। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है आपके पास सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, जो आपने पढ़ भी रखा है, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर। अभी इसका कुछ टॉपिक बचा होगा, नहीं तो अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।